अध्याय 59। हमें कुछ प्रयोगकर्ताओं की आवश्यकता है। अनुवादक एटलस स्टूडियो। संपादक एटलस स्टूडियो। सामान्यतः किसी गेमिंग कंपनी की विकास टीम की प्रगति खिलाड़ियों के पास मौजूद संस्करण से एक संस्करण आगे होती है, कभी कभी तो 2 संस्करण भी आगे। उदाहरण के लिए, यदि गेमर संस्करण 1.01 पर हैं, तो परीक्षण समूह पहले से ही 1.02 की सामग्री पर काम कर रहा होगा, जबकि विकास समूह 1.03 पर। वास्तव में 1.04 को पहले ही अनुसूची में शामिल करने का प्रस्ताव दिया जा चुका होगा, लेकिन निश्चित रूप से यह उन खेलों के लिए था जिनमें अधिक बार अपडेट आते थे। यहाँ तक कि कम बार अपडेट आने वाले खेलों के लिए भी विकास टीम कम से कम एक संस्करण आगे होती है। खेल बनने के बाद उनके लिए अगले विकास चरण में तेजी से प्रवेश करना स्वाभाविक ही था, अन्यथा विकास टीम के पास करने के लिए कुछ नहीं होगा, है ना? यही कारण था कि हुआन सिबो ने अपने पिछले अनुभव के आधार पर महसूस किया कि उन्हें अगले विकास चरण की योजना बनाना शुरू कर देना चाहिए। यह मुख्य योजनाकार के रूप में उनके काम का भी हिस्सा था। अगर वह बॉस पेई के अगले संस्करण को देखने के लिए कहने पर ही काम शुरू करता, तो यह उसके कर्तव्य की घोर अवहेलना होती। बाओ जू को कोई आपत्ति नहीं थी और वह तुरंत मान गया। लेकिन अब समस्या यह है कि मुझे नहीं पता कि योजना क्या है। मुझे ये भी नहीं पता कि हमें क्या बदलना चाहिए या किस दिशा में आगे बढ़ना चाहिए, हुआन सिबो ने अपनी परेशानी बताई। नए संस्करण के 2 पहलू थे, संशोधन और प्रगति। पहला, उन्हें मूल संस्करण में मौजूद बग्स, खामियों और अतार्किक घटकों को ठीक करना था। दूसरा, उन्हें खेल को विस्तारित और बेहतर बनाने के लिए नए प्ले स्टाइल, मैप और कंटेंट को शामिल करना था। लेकिन अब हुआन सिबो की समस्या ये थी कि ओशन स्ट्रॉन्गहोल्ड पहले से ही उस स्थिति में था जिसे वह और बाओ जू परिपूर्ण मानते थे। ऐसा लगता था कि इसमें कोई बग या डिजाइन की खामी नहीं है जिसे ठीक करने की आवश्यकता हो। नए कंटेंट को विकसित करने की बात करें तो सच कहूं तो मौजूदा कंटेंट ही काफी था। इसमें स्टोरी मोड, पीवीपी मोड और बायोकेमिकल ऑपरेशन और बॉम्ब डिफ्यूजल मोड जैसे कई अन्य प्ले स्टाइल भी थे। फिलहाल इसमें कुछ नया जोड़ा नहीं जा सकता था। अगर गेमर्स मौजूदा मोड्स और मैप्स से उबने से पहले ही नए मोड्स और मैप्स बनाने में सारा समय लगा देते, तो क्या वे अपनी क्षमता से ज्यादा काम अपने हाथ में नहीं ले लेते? बाओ जू भी परेशान था क्योंकि यह उसकी क्षमता से परे था। गेम खेलना वह कर सकता था, लेकिन गेम की प्लानिंग, उसे इसका कोई अंदाजा नहीं था। मुझे भी इसके बारे में कुछ नहीं पता। भाई हुआंग, आपको क्या लगता है हमें आगे कैसे बढ़ना चाहिए? बाओ जू ने पूछा। हुआन सिबो ने कुछ देर सोचा। मुझे लगता है कि हमें इस गेम को टेस्ट करने के लिए इस शैली के कुछ अनुभवी गेमर्स को बुलाना चाहिए ताकि वे अपनी राय और सुझाव दे सकें। गलतफहमी में मत पड़िए, भाई बाओ। ऐसा नहीं है कि आपकी राय काफी नहीं है, लेकिन आखिर हम ही तो सीधे तौर पर इसमें शामिल हैं। इसलिए जितना हो सके, मुझे लगता है कि हमें और भी गेमर्स की राय लेनी चाहिए। जितने ज्यादा लोग गेम में शामिल होंगे, उतना ही सटीक डेटा मिलेगा। बाओ जू को इस बात पर कोई आपत्ति नहीं थी, बल्कि उन्होंने सिर हिलाया क्योंकि उन्हें लगा कि हुआन सिबो की बात में दम है। वह पहले गेम के बैलेंस और हैंड सेंसिटिविटी के प्रभारी थे। जिस भी बंदूक की दिशा में उन्हें बदलाव की जरूरत महसूस होती थी या जिस भी गति में उन्हें कुछ अजीब लगता था, वह हुआन सिबो से डिजाइन टीम से उसे बदलने के लिए कहते थे। हालांकि बाओ जू तो आखिर एक ही व्यक्ति थे, चाहे वह कितने भी प्रभावशाली क्यों न हो, वह सिर्फ खुद का प्रतिनिधित्व कर रहे थे। जबकि ये गेम सैकड़ों हजारों गेमर्स के लिए बनाया गया था। कौन ये गारंटी दे सकता है कि उसकी निजी पसंद सभी गेमर्स की पसंद का प्रतिनिधित्व करती है? इसलिए हुआन सिबो को लगा कि उन्हें कुछ गेमर्स से गेम का परीक्षण करवाना चाहिए। अगर वे किसी भी समस्या का पता लगा लेते हैं, तो वे उसे अगले संस्करण के विकास में शामिल कर सकते हैं ताकि गेम को बेहतर बनाया जा सके। इस तरह हुआन सिबो को गेम के विकास के अगले चरण के लिए एक दिशा मिल जाएगी। मैं सहमत हूँ, लेकिन आप किन लोगों को ढूंढने वाले हैं? हम मुफ्त में लोगों को गेम का परीक्षण करने के लिए नहीं बुला सकते। क्या वे तैयार होंगे? क्या हमें उन्हें कुछ पैसे देने होंगे? बाओ जू ने पूछा। हाँ, ये वाकई एक समस्या है, हुआन सिबो ने माथे पर शिकन डालते हुए कहा। मुझे सोचने दीजिए कि हम कुछ टेस्टर्स कैसे प्राप्त कर सकते हैं। जब वह अपनी डेस्क पर लौटे, तो हुआन सिबो भी थोड़ा परेशान थे। वास्तव में अभी उन्हें गेम का परीक्षण करने के लिए कुछ नहीं, बल्कि बहुत सारे टेस्टर्स की आवश्यकता थी। दरअसल अधिकांश सामान्य गेम प्रकाशित होने से पहले गेमर्स के लिए बीटा टेस्टिंग चरण रखते हैं। कई बार
बेहतरीन टेस्टिंग टीमें भी उन गेमर्स के सामने टिक नहीं पाती थी जो कहीं से भी बग ढूंढ निकालते थे। हालांकि गेम एडिटर के आम होने और ESRO की जांच प्रक्रिया के तेज होने के साथ अधिकांश गेम्स के विकास का समय कम हो गया और बीटा टेस्टिंग का हिस्सा नगण्य हो गया। इसी दौरान बॉस पेई ने बीटा टेस्टिंग के लिए कोई निर्देश नहीं दिए और हुआन सिबो को गेम सीधे जांच के लिए भेजने को कहा। इस तरह ओशन स्ट्रॉन्गहोल्ड बिना बीटा टेस्टिंग के ही प्रकाशित हो गया। अब हुआन सिबो को लगा कि उन्हें गेम के बारे में बाहरी राय जानने के लिए कुछ गेमर्स को शामिल करना होगा, लेकिन समस्या यह थी कि उन्हें कहां से लाया जाए। उसके पास इस काम के लिए कोई जान पहचान नहीं थी। क्या उसे बॉस पेई से सलाह लेनी चाहिए? ये ठीक नहीं होगा। इतने आसान काम के लिए बॉस पेई की मदद मांगना शर्मनाक होगा। हुआन सिबो ने खुद को बार बार याद दिलाया, अब तुम मुख्य योजनाकार हो। बॉस पेई ने तुम्हें इतनी बड़ी जिम्मेदारी इसलिए नहीं दी है कि तुम हर छोटी मोटी बात के लिए बच्चे की तरह उनके पास जाओ। उन्हें उम्मीद है कि तुम आत्मनिर्भर बनोगे और अपना काम ठीक से करोगे। बेहतर होगा कि तुम उन्हें परेशान किए बिना सारे छोटे मोटे काम खुद ही सुलझा लो। इसके अलावा ऐसा भी नहीं है कि बॉस पेई को प्रयोगशाला के चूहे लाने का तरीका पता हो। भले ही उनका नेटवर्क कितना भी बड़ा हो, ऐसा तो नहीं है कि वो खुद जाकर प्रयोगशाला के चूहे लाएंगे, है ना? इसलिए हुआन सिबो ने पेई कियान की मदद लेने का विचार छोड़ दिया और सारा काम खुद ही करने का फैसला किया। कियानडू पर खोज करने पर कोई परिणाम न मिलने पर हुआन सिबो ने डिजाइन टीम को एक आंतरिक संदेश भेजा। मुझे अपने गेम का परीक्षण करने के लिए गेमर्स चाहिए, क्या किसी के पास कोई संपर्क है? सबसे अच्छा होगा अगर हमें FPS शैली के कुछ प्रशंसक मिल जाएं। क्या कोई कुछ समूहों से संपर्क करके कुछ टेस्टर्स जुटा सकता है? जरूर, हम उन्हें कुछ प्रोत्साहन देंगे। हम उन्हें पैसे तो नहीं दे पाएंगे, लेकिन गेम में उन्हें कुछ सीमित संस्करण की बंदूकें जरूर देंगे। अगर टेस्टर्स पैसे खर्च करने को तैयार होते तो उन्हें आसानी से मिल जाते। हालांकि अगर पैसे का लेन देन होता तो बॉस पेई को जरूर पता चल जाता। हुआन सिबो को लगा कि बॉस पेई को इस तरह की बात के लिए परेशान करने की जरूरत नहीं है, लेकिन वह खुद भी पैसे नहीं दे सकता था, इसलिए वह केवल गेम में कुछ फायदे ही दे सकता था। भले ही यह उन टेस्टर्स के लिए सबसे आकर्षक बात न हो, फिर भी कुछ न होने से बेहतर था। कुछ ही देर में सभी ने जवाब देना शुरू कर दिया। हुआन सिबो की तरह उनमें से अधिकांश का न तो कोई जान पहचान थी और न ही वे किसी रिश्तेदार को जानते थे। ज़ियाओलू ने सुझाव दिया कि वो काउंटर स्ट्राइक के शौकीनों के कुछ समूहों में शामिल होकर उनसे संपर्क साधने की कोशिश कर सकता है। हालांकि ये तरीका व्यवहारिक नहीं लग रहा था। अगर वे बिना कोई उदार लाभ दिए सिर्फ किसी अन्य FPS गेम का विज्ञापन करने के लिए उन समूहों में शामिल होते, तो हो सकता है कि समूह के नेता उन्हें निकाल दें। तभी लिन वान बोली, मेरे पास कुछ बड़े FPS गेम के शौकीनों के समूहों के नेताओं से संपर्क सूत्र है। उनके अधीन शायद 1 या 2 समूह होंगे जिनमें कुछ हजार गेमर होंगे। हुआन सिबो ने जल्दी से पूछा, क्या तुम उनकी चापलूसी कर सकते हो? मतलब उनसे एक काम करवा लें। एक युवा लड़की के प्रति अपने अनुचित शब्दों का एहसास होते ही उसने जल्दी से अपनी गलती सुधारी। हालांकि लिन वान को कोई आपत्ति नहीं थी। कोई बात नहीं, मैं उनसे काफी परिचित हूँ और यह कोई मुश्किल काम नहीं है। हुआन सिबो उत्सुक था, तुम्हें उन ग्रुप लीडर्स के बारे में कैसे पता? ये बात समझ में नहीं आई। लिन वान FPS गेम्स की बहुत बड़ी प्रशंसक नहीं थी और अगर होती भी तो इतने सारे ग्रुप लीडर्स को जानने का कोई कारण नहीं था। उसने बताया, जब मैं सनस्ट्राइक स्टूडियो में इंटर्नशिप कर रही थी तो बुलेट होल के लिए हमारे प्रोजेक्ट ग्रुप ने टेस्टर के रूप में कुछ कट्टर FPS गेमर्स की तलाश की। मैं उनसे संपर्क करने की जिम्मेदारी में थी। 15 फरवरी 2020 से जिन किताबों का चयन नहीं हुआ है, उन पर खर्च किए गए कॉइन 30 दिनों के भीतर वापस कर दिए जाएंगे। हालांकि फास्ट पास वापस नहीं किए जाएंगे। चयनित किताब के कवर के कोने पर 30 दिनों के भीतर एक निशान लगा दिया जाएगा, जो ये दर्शाता है कि किताब का चयन जारी है। आपकी समझ के लिए धन्यवाद। अध्याय 60, 888 महाकाव्य हथियार। अनुवादक एटलस स्टूडियो, संपादक एटलस स्टूडियो। हुआन सिबो खुशी और हैरानी दोनों से भर उठा। तो बात ये थी, वो लगभग भूल ही गया था कि लिन वान सनस्ट्राइक स्टूडियो में रहते हुए बुलेट होल नामक एक FPS गेम पर काम कर रही थी। उस समय लिन वान एक प्रशिक्षु थी और उसे काम का ज्यादा अनुभव नहीं था। इसीलिए झो मुयान ने उसे FPS गेम परीक्षकों के साथ संपर्क सूत्र के रूप में नियुक्त किया था। उन परीक्षकों को सनस्ट्राइक स्टूडियो में शारीरिक रूप से काम करने की जरूरत नहीं थी। उन्हें बस घर से टेस्ट किट मंगवानी थी और गेम का अनुभव करना था। इसके बाद
वे गेम के अपने अनुभव का विवरण देते और लिन वान को सुझाव के रूप में भेजते, जहां वह उन्हें व्यवस्थित करके परियोजना टीम को भेज देती। उन सुझावों के आधार पर परियोजना टीम बुलेट होल को बेहतर बनाने पर काम करती। स्वाभाविक रूप से, क्योंकि सनस्ट्राइक स्टूडियो इतना समृद्ध था, वे परीक्षण शुल्क का भुगतान करते, जबकि टेंगदा में हुआंग सिबो इसे मुफ्त में करवाने की कोशिश कर रहा था। जैसे जैसे लिन वान सुझावों पर लगाम कसती गई, वह समय समय पर उनसे बातचीत करती रही और जल्द ही वे एक दूसरे को जानने लगे। दूसरे शब्दों में कहें तो टेंगदा को इस समय जिन लोगों की जरूरत थी, वे असल में सनस्ट्राइक स्टूडियोज की मेहनत का फल थे। इस तरह के आसान इनाम के लिए हुआंग सिबो बस इतना ही कह सका, वाह, कृपया उनसे संपर्क करने में मदद करें। अगर हो सके तो FPS गेम पसंद करने वाले ज्यादा से ज्यादा गेमर्स को टेस्टिंग के लिए बुलाएं। हर टेस्टर को गेम में इनाम के तौर पर एक लिमिटेड एडिशन डेजर्ट ईगल मिलेगी। साथ ही हम उन गेमर्स के लिए बेहतर इनाम देने पर विचार करेंगे जो गेम को दूसरों तक पहुंचाने में कामयाब होते हैं। अगर वे 100 गेमर्स को ला पाते हैं तो हम उन्हें एक स्थायी एपिक हथियार दे सकते हैं, या फिर आप कुछ खास टेस्टर्स को चुनकर उन्हें इनाम के तौर पर एपिक हथियार दे सकते हैं। हुआंग सिबो पहले से ही इस बारे में सतर्क था। हालांकि वह नकद इनाम नहीं देता था, लेकिन गेमर्स को हथियार और इनाम देने के लिए मुख्य योजनाकार के तौर पर उसके पास बैकएंड का प्रबंधन अधिकार था। भले ही ये एपिक हथियार 888 रुपये प्रति हथियार के हिसाब से महंगे थे, लेकिन गेमिंग कंपनी के लिए ये सिर्फ इन गेम डेटा थे। अगर ये गेमर्स 100 अन्य गेमर्स को इकट्ठा कर लेते या किसी गेम ब्रेकिंग बग का परीक्षण करने में कामयाब हो जाते, तो उन्हें स्थायी एपिक हथियार देना बिल्कुल सही था। ठीक है, छोड़ो मुझे। लिन वान तुरंत मान गई। ये टेंगरा में उसे मिला पहला काम था और यह मुश्किल नहीं था, इसलिए उसे अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करना था। लिन वान ने तुरंत उन ग्रुप लीडर से संपर्क किया। पहले ग्रुप लीडर का ऑनलाइन उपनाम बदहौलबद था। उनका असली नाम चेन शाह था और वे FPS गेम के दिग्गज खिलाड़ी थे। काउंटर स्ट्राइक के प्रशंसकों के बीच वे काफी मशहूर थे और अपने प्रशंसकों के एक समूह के नेता थे। उनके समूह में 2000 से अधिक सदस्य थे और उनमें से कई बेहद सक्रिय थे। सनस्ट्राइक स्टूडियो चेन शाह की राय को बहुत महत्व देता था और उन्होंने व्यक्तिगत रूप से कई बदलावों की सिफारिश की थी। हालांकि लिन वान को केवल उनका नाम पता था और उन्हें यह आभास था कि वे असल जिंदगी में पैसों के धनी हैं। इसके अलावा उन्हें उनके जीवन के बारे में कोई जानकारी नहीं थी, जैसे कि वे क्या काम करते थे। ओल्ड चेन, इधर उधर मंडराना बंद करो और मुझे एक गेम टेस्ट करने में मदद करो। लिन वान चेन शाह के करीब थी, इसलिए उसने बिना किसी औपचारिकता के सीधे मुद्दे पर बात शुरू कर दी। थोड़ी देर बाद दूसरे पक्ष ने जवाब दिया, क्या बुलेट होल का परीक्षण पूरा नहीं हो चुका है और यह प्रकाशित होने वाला है? क्या वे और चीजों का परीक्षण करने के लिए कह रहे हैं? चेन शाह ने सहजता से पूछा। लिन वान ने अपनी बात समझाते हुए कहा, यह बुलेट होल नहीं है, यह कोई और गेम है। हाँ, मैं आपको बताना भूल गई थी, मैंने सनस्ट्राइक स्टूडियो से इस्तीफा दे दिया है। गेम के पब्लिश होने से ठीक पहले इस्तीफा देकर आप कैसा तमाशा कर रही हैं? मैंने सुना है कि गेम पब्लिश होने के बाद डेवलपमेंट टीम के कर्मचारियों को इनाम के तौर पर बहुत सारा पैसा मिलता है। क्या आप पैसे के पीछे नहीं भाग रही हैं? इनाम का पैसा जरूरी नहीं है। मैं आपको बता दूं, जिस कंपनी में मैं काम करती हूँ, वह सनस्ट्राइक स्टूडियो से कहीं बेहतर है। ठीक है, बकवास बंद करो। मेरे पास जो गेम है, उसे टेस्ट करने में मेरी मदद करो। लिन वान ने जोर दिया। ठीक है, क्या टेस्टिंग के हर राउंड का दाम अभी भी सनस्ट्राइक स्टूडियो जैसा ही है, 500 युआन? नहीं, ऐसा नहीं है। टेस्टिंग के बाद हम आपको इनाम के तौर पर लिमिटेड एडिशन इन गेम डेजर्ट ईगल देंगे, लिन वान ने बेझिझक जवाब दिया। दूसरी तरफ से काफी देर तक कोई जवाब नहीं आया। चेन शाह हैरान रह गया। इसका मतलब क्या है? क्या ये अंतर बहुत ज्यादा नहीं है? क्या तुम मेरा मुफ्त में फायदा उठाना चाहते हो? जब चेन शाह ने सनस्ट्राइक स्टूडियोज को उनके गेम का परीक्षण करने में मदद की, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था कि उसने हर परीक्षण में कितनी कमियां बताईं। एक भी कमी होने पर उसे 500 युआन का इनाम मिलता था। आखिर वह एक माहिर खिलाड़ी था और हाथों की संवेदनशीलता में उन अंतरों को महसूस कर सकता था जो आम गेमर नहीं कर पाते थे। उसकी राय अमूल्य थी। बुलेट होल एक ऐसा गेम था जो अनुभवी खिलाड़ियों के लिए बनाया गया था, और चेन शाह लगभग उसी समूह के खिलाड़ियों का प्रतिनिधित्व करता था। ऐसे में उसका थोड़ा ज्यादा कुशल होना स्वाभाविक ही था। बेशक 500 युआन थोड़ा महंगा था। अगर यह नई कंपनी इतनी रकम देने को तैयार नहीं थी, तो ये बात समझ में आती है।
लेकिन कम से कम 400 या 300 युआन जैसी कोई सांकेतिक रकम तो मिलनी चाहिए थी। फिर भी इनाम में सिर्फ एक इन गेम लिमिटेड एडिशन डेजर्ट ईगल ही मिली। क्या ये कोई मजाक था? उस घटिया डेजर्ट ईगल की परवाह कौन करेगा? ये तो बस गेम का मनगढ़ंत डेटा था। हालांकि चेन शाह थोड़ा नाराज था, लेकिन लिन वान से अपने अच्छे संबंधों के कारण उसने अपना आपा नहीं खोया। सच कहो, क्या ये नई कंपनी हद से ज्यादा कंजूस नहीं है? टेस्टिंग के लिए मुझे एक पैसा भी नहीं दे रहे। क्या ये मुफ्त में काम करवाना चाहते हैं? चेन शाह अवाक रह गया। कंजूस? नहीं, नहीं, मैं अपनी प्रतिष्ठा की कसम खाकर कहती हूँ कि यह कंपनी बिल्कुल भी कंजूस नहीं है। वे न केवल कंजूस नहीं है, बल्कि बेहद उदार हैं। उफ, मुझे पता है कि अभी शायद आपको यकीन न हो, लेकिन मैं आपको धोखा देने की कोशिश बिल्कुल नहीं कर रही हूँ। कैसा रहेगा? अगर आप इसे गंभीरता से आजमाने को तैयार हैं, तो मैं अपनी तरफ से आपको लिमिटेड एडिशन डेजर्ट ईगल के साथ एक स्थायी एपिक हथियार इनाम के तौर पर दिलवा दूंगी। कैसा रहेगा? लिन वान चेन शाह को मनाने की पूरी कोशिश कर रही थी, लेकिन वह टस से मस नहीं हुआ। क्या तुम पागल हो? इस गेम में हथियार की किसे परवाह है? वैसे भी एक स्थायी एपिक हथियार की कीमत कितनी हो सकती है? ज्यादा से ज्यादा 200। ये तो मेरी उम्मीद से बहुत कम है। मैं अभी बता देती हूँ कि 300 से कम की कोई भी कीमत मत सोचो। जहाँ तक मुझे पता है, गेम में स्थायी एपिक हथियार 888 में बिक रहे हैं। लिन वान ने जवाब देने से पहले कुछ देर सोचा। चेन शाह, उद्धरण चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह। तुमने कितना बताया? 888। क्या ये गेम की मुद्रा है या युआन? लिन वान ने जवाब दिया, युआन, बिल्कुल। चेन शाह अपने कंप्यूटर स्क्रीन के और करीब आया और सब कुछ ठीक से जांचा। वाकई 888 के बीच कोई दशमलव बिंदु नहीं था। पागलपन, ये लोग पागल हैं। एक शानदार हथियार 888 युआन में बेच रहे हैं। ये तो दिनदहाड़े लूट है। कौन बेवकूफ इतनी ऊंची कीमत पर इसे खरीदेगा? ऐसा क्यों लग रहा था कि इस गेम को बनाने वाली कंपनी पर भरोसा कम होता जा रहा है? चेन शाह ने काफी देर तक कोई जवाब नहीं दिया। 2 मिनट बाद उसने जवाब दिया, गेम मुझे भेज दो, मैं इसे देख लूंगा। पहले ही बता दूं, अगर गेम वाकई बहुत घटिया निकला और मैं मदद करने से इनकार कर दूं, तो मुझे दोष मत देना। उद्धरण चिन्ह। सच कहे तो चेन शाह लिन वान की बातों से बिल्कुल भी प्रभावित नहीं हुआ। वह तो बस ये जानने के लिए उत्सुक था कि $888 कीमत वाला वह शानदार हथियार कैसा दिखेगा। गेम का नाम ओशन स्ट्रॉन्गहोल्ड है और आप इसे आधिकारिक गेम प्लेटफॉर्म से डाउनलोड कर सकते हैं, लिन वान ने आत्मविश्वास से कहा। चिंता मत करो, हालांकि मैंने इसे खुद नहीं खेला है, लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि यह बेहद सफल गेम होगा क्योंकि इसे बनाने वाला देश का सबसे महत्वाकांक्षी और प्रतिभाशाली डिजाइनर है। चेन शाह, उसे सबसे महत्वाकांक्षी और प्रतिभाशाली डिजाइनर वाली बात पर शक हुआ। सबसे ज्यादा तो वह गेम के नाम ओशन स्ट्रॉन्गहोल्ड को सुनकर अवाक रह गया। जैसे ही उसने ये नाम देखा, उसे एक अशुभ आभास हुआ कि गेम बेहद घटिया होगा। अध्याय 61। ये है रेड किलिन। जिज्ञासा और अनिश्चितता से भरे चेन शाह ने आधिकारिक गेम स्टोर में ओशन स्ट्रॉन्गहोल्ड को खोजा, डाउनलोड किया और एक अकाउंट बनाया। उसे आश्चर्य इस बात पर हुआ कि गेम ने कितनी आंतरिक स्टोरेज ली। इसकी स्टोरेज बुलेट होल से भी ज्यादा थी और काउंटर स्ट्राइक से कई गुना ज्यादा। हालांकि चेन शाह ने इस बारे में ज्यादा नहीं सोचा। आखिर बाजार में ऐसे घटिया गेम भी थे जो बहुत ज्यादा स्टोरेज लेते थे। एक घरेलू गेम था जिसका ऑप्टिमाइजेशन इतना खराब था कि बाजार का सबसे अच्छा ग्राफिक्स कार्ड भी उसके भयानक ग्राफिक्स को ठीक नहीं कर पाता था। इसी से टाइटनफॉल की कहानी बनी। इसलिए गेम की ज्यादा स्टोरेज और हार्डवेयर की जरूरतें कोई मायने नहीं रखती थी। ज्यादा जरूरी था गेम का कंटेंट। कुछ देर बाद चेन शाह ने गेम शुरू किया। उसकी पहली प्रतिक्रिया थी कि गेम काफी अच्छा लग रहा है। गेम के ग्राफिक्स उसकी उम्मीद से कहीं बेहतर थे। चेन शाह ने पहले सोचा था कि यह एक घटिया और बेकार गेम होगा। उसे इससे कोई उम्मीद नहीं थी। उसने गेम को डाउनलोड करने का एकमात्र कारण ये देखना था कि 888 युआन का वह महाकाव्य हथियार कैसा दिखता है। हालांकि गेम ने उस पर काफी अच्छा प्रभाव छोड़ा। भले ही इसमें कोई शुरुआती कंप्यूटर ग्राफिक्स नहीं थे, लेकिन लॉगिन इंटरफेस और इन गेम यूजर इंटरफेस दोनों ही शानदार दिख रहे थे। ये बुलेट होल से कम नहीं था। चेन शाह ने सबसे पहले गेम की दुकान ढूंढी। उसकी नजर सबसे पहले पौराणिक महाकाव्य हथियार इंद्रधनुषी लाल किलिन पर पड़ी। पहली नजर में यह एक राइफलों के समान लग रही थी। हालांकि इसके बाहरी विवरण में बहुत बड़े बदलाव किए गए थे।
पूरी राइफल चमक रही थी। बंदूक की नली चमकदार पेंट से ढकी हुई थी जो इंद्रधनुष की रंगीन लहरों की तरह राइफल के शरीर पर फैली हुई थी। ये बेहद आकर्षक थी। बंदूक की नली के नीचे एक अनोखा दिखने वाला सोने का खंजर था। इन गेम दुकान में दिए गए विवरण के अनुसार इसे किलिन खंजर कहा जाता था। बंदूक की नली और राइफल के शरीर के जोड़ पर एक विशाल किलिन का सिर था। किलिन का मुंह चौड़ा खुला हुआ था और ऐसा लग रहा था मानो वह बंदूक की नली और खंजर को निगल रहा हो। किलिन की आंखें खून जैसी लाल थीं और उसके फर का रंग और बनावट आग जैसी थी जो हवा में लहरा रही थी। जैसे ही राइफल का शरीर हिलता, किलिन की आंखों में लाल चिंगारियां दिखाई देती। इससे किलिन ऐसा प्रतीत होता मानो वह जीवित होने ही वाला हो। इसके अलावा राइफल क्लिप, पिस्टल ग्रिप और बटरस्टॉप जैसे घटकों में भी बदलाव किए गए थे। हालांकि बंदूक का डिजाइन एक राइफलों जैसा था, लेकिन कुछ घटकों के अतिरंजित आकार और इसके बाहरी डिजाइन में किए गए अनूठे बदलावों ने लोगों पर गहरा प्रभाव छोड़ा। चेनशॉ दंग रह गया। ये तो वाकई बहुत शानदार था, है ना? वह काउंटर स्ट्राइक का माहिर गेमर था और बुलेट होल गेम को टेस्ट करते समय उसने इसे भी खेला था। काउंटर स्ट्राइक और बुलेट होल दोनों ने ही वास्तविक दुनिया के हथियारों की हूबहू नकल करने की पूरी कोशिश की थी। उदाहरण के लिए, AK बंदूकों में सबसे बड़ा बदलाव उन्हें रंगना था। बंदूकों के मूल स्वरूप में बहुत ज्यादा बदलाव नहीं किए गए थे। उन्हें सैन्य खेलों के दीवानों की आलोचना का डर था। इसकी तुलना में ओशन स्ट्रॉन्गहोल्ड में किए गए नाटकीय बदलाव बेहद साहसिक थे। बेशक, देखा जाए तो इस रेड किलिन को कुछ ज्यादा ही दिखावटी माना जा सकता है। अतिरंजित डिजाइन, साहसिक बदलाव और विस्तृत स्पेशल इफेक्ट्स, ये सब देखकर चेनशॉ को पहली बार में ही थोड़ी असहजता महसूस हुई। चेनशॉ कई सालों से FPS गेम खेल रहा था और AK राइफलों के लुक से परिचित था। राइफल का रूप अचानक यथार्थवादी से काल्पनिक जैसा हो जाए तो उसका अटपटा लगना स्वाभाविक था। हालांकि ये बात तो तय थी कि यह हथियार वाकई बहुत शानदार दिख रहा था। जितना ज्यादा इसे देखते, उतना ही यह आकर्षक लगता। चेनशॉ ने रेड किलिन पर बने स्पेशल इफेक्ट्स को काफी देर तक निहारा। रेड किलिन के सिर पर लाल फर जलती हुई लपटों की तरह हवा में चमक रहा था और हर सांस के साथ हिल रहा था। राइफल की बॉडी पर चमकदार पेंट के साथ एक बार काल्पनिक डिजाइनों की आदत हो जाने के बाद यह आश्चर्यजनक रूप से मनमोहक लग रहा था, है ना? कीमत तो देखो, वाकई एक राइफल की कीमत 888 युआन थी। चेनशॉ ने वाहवाही से कहा, वाह, ये वाकई कमाल था कि गेम डिजाइनर ने हथियार की इतनी ऊंची कीमत रखने की हिम्मत दिखाई। वाकई, उनमें बहुत साहस था। आमतौर पर गेम में कीमतें धीरे धीरे बढ़ाई जाती हैं ताकि खिलाड़ियों की अधिकतम खर्च सीमा का पता लगाया जा सके। उदाहरण के लिए, क्यूब 3 किंगडम्स गेम में पेवॉल काफी कम था। इसी वजह से ज्यादातर खिलाड़ी गेम के अधिकतम पेवॉल तक पहुंच गए। इसके बाद ही क्यूब 3 किंगडम्स ने नई चीजें जोड़ी जिन्हें खिलाड़ी पैसे देकर खरीद सकते थे। धीरे धीरे प्रीमियम सिस्टम की अधिकतम राशि और खरीदी जा सकने वाली चीजों की संख्या बढ़ती गई। ओशन स्ट्रॉन्गहोल्ड की तरह किसी गेम का किसी आइटम की कीमत शुरुआत से ही 888 युआन रखना बहुत ही दुर्लभ था। चेनशॉ ने गेम की दुकान देखी और उसे एक समस्या नजर आई। खरीदने योग्य वस्तुओं के लिए कोई पेज इंडिकेटर या कॉलम नहीं थे। ऐसा इसलिए था क्योंकि पूरी दुकान में केवल यही एक वस्तु बिक रही थी। ओशन स्ट्रॉन्गहोल्ड गेम में यही एकमात्र खरीदने योग्य वस्तु थी। दूसरे शब्दों में कहें तो 888 युआन की रेड किलिन के अलावा ओशन स्ट्रॉन्गहोल्ड में और कुछ भी नहीं बिकता था। बेशक, गेम में अन्य आग्नेयास्त्र भी थे। उन्हें आर्मरी फीचर में पाया जा सकता था। आर्मरी में हथियारों के विस्तृत आंकड़े और उन्हें प्राप्त करने के तरीके बताए गए थे। उन हथियारों को प्राप्त करने के कई तरीके थे। कुछ को गेम में स्टोरी मोड पूरा करने के बाद अनलॉक किया जा सकता था, कुछ को कुछ उपलब्धियों को पूरा करने के बाद और कुछ को गेम की मुद्रा का उपयोग करके खरीदा जा सकता था। गेम की मुद्रा दैनिक कार्यों और लड़ाइयों को पूरा करके प्राप्त की जा सकती थी। हालांकि प्राप्त की जा सकने वाली राशि की एक सीमा थी, लेकिन इसे प्राप्त करना मुश्किल नहीं था। चेनशॉ को आश्चर्य हुआ, रेड किलिन के अलावा आर्मरी में एक भी ऐसा हथियार नहीं था जिसे पैसे देकर प्राप्त किया जा सके। चेनशॉ ने अपने सिर के पीछे खुजली की। वह गेम के भुगतान विकल्पों को लेकर पूरी तरह से उलझन में था। क्या रेड किलिन वाकई इतना लोकप्रिय है कि उन्होंने इसकी कीमत 888 युआन रखी है? उसने रेड किलिन के विवरण को ध्यान से पढ़ा। गेम में आग्नेयास्त्रों को 4 श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया था: सामान्य, विशिष्ट, हीरो और एपिक। हीरो श्रेणी के हथियार एपिक श्रेणी के हथियारों से एक श्रेणी नीचे थे,
और इनमें एकमात्र अंतर यह था कि एपिक श्रेणी के हथियारों के आंकड़े हीरो श्रेणी के हथियारों से थोड़े अधिक थे। गहन तुलना किए बिना चेनशाह एपिक श्रेणी के रेड किलिन और अन्य हीरो श्रेणी की एके राइफलों के आंकड़ों में अंतर को भी नहीं पहचान पाता। यही बात अन्य श्रेणियों के हथियारों पर भी लागू होती थी। एक ही हथियार के लिए प्रत्येक श्रेणी में आंकड़ों में मामूली वृद्धि होती थी। हालांकि ये वृद्धि मुश्किल से ही ध्यान देने योग्य थी। इसके अलावा एपिक श्रेणी के हथियारों में कुछ विशेष गुण थे। खिलाड़ी द्वारा प्राप्त एक्सपी 200% तक बढ़ जाता था। एक्सपी यानी एक्सपीरियंस पॉइंट्स खिलाड़ी के लेवल को प्रभावित करते थे। हालांकि लेवल बढ़ाने का कोई खास फायदा नहीं था। लेवल बढ़ाने पर आपको सिर्फ कुछ इन गेम करेंसी मिलती थी। इसके अलावा खिलाड़ी का लेवल गेम के कुछ फंक्शंस को भी सीमित कर सकता था। एक ही कमरे में मौजूद खिलाड़ियों द्वारा प्राप्त एक्सपी में 50% की वृद्धि हुई। एक ही कमरे में मौजूद खिलाड़ियों द्वारा प्राप्त इन गेम करेंसी में 30% की वृद्धि हुई। खिलाड़ी के मरने पर गिरा हुआ हथियार एक सामान्य एके राइफल में बदल जाता था। अगर खिलाड़ी स्वेच्छा से हथियार फेंक देता तो गिरा हुआ हथियार रेड किलिन ही रहता। रेड किलिन की क्लिप रीलोड स्पीड और हथियार बदलने की स्पीड तेज थी। इसकी क्लिप क्षमता भी ज्यादा थी। इसके अलावा और कुछ खास नहीं था। रेड किलिन को कुछ मामूली फायदे जरूर थे, लेकिन वे बहुत स्पष्ट नहीं थे। यह अन्य हथियारों से स्पष्ट रूप से बेहतर नहीं था। यह एक एफपीएस गेम था। रेड किलिन से हेडशॉट लगने पर तुरंत मौत हो जाती थी और एक सामान्य एके राइफल से भी ऐसा ही होता था। दोनों में कोई अंतर नहीं था। हालांकि रेड किलिन की क्लिप रीलोड स्पीड और हथियार बदलने की स्पीड तेज थी, लेकिन ये सिर्फ कुछ सेंटीसेकंड ही तेज थी। शायद दीवारों के आर पार या पैरों पर निशाना लगाने के मामले में रेड किलिन का डैमेज सामान्य एके राइफल से थोड़ा ज्यादा हो। हालांकि अन्य हथियारों की तुलना में रेड किलिन के स्टैट्स में थोड़ा फायदा था, लेकिन चेनशाह को लगा कि 888 युआन की कीमत के हिसाब से यह फायदा उतना फायदेमंद नहीं था। चेनशाह इस गेम को लेकर थोड़ा असमंजस में था। देखने में तो ऐसा लग रहा था कि डेवलपर्स अपनी अंतरात्मा की आवाज सुन रहे हैं, लेकिन एक हथियार की कीमत 888 युआन रखना बिल्कुल भी नैतिक नहीं लग रहा था। हालांकि ये भी नहीं कहा जा सकता था कि गेम खराब था। रेड किलिन को छोड़कर बाकी सब कुछ मुफ्त था। इसके अलावा 888 युआन वाले रेड किलिन के स्टैट्स में भी कोई खास सुधार नहीं था। चेनशाह को लगा कि पेमेंट ऑप्शन डिजाइन करने वाला व्यक्ति अब तक के सबसे अजीबोगरीब व्यवहारों के लिए मशहूर हो सकता है। ये तो बस समझ से परे था। अध्याय 62। क्या सच में इसमें स्टोरी मोड है? अगर ऐसा है तो लिन वान ने मुझे लाल किलिन उपहार में देने की पूरी कोशिश करने की बात कहकर मुझ पर विशेष कृपा की है। आखिर लाल किलिन की बाजार कीमत 888 युआन थी। हालांकि चेनशाह ने थोड़ी देर बाद ही अपना सिर हिलाया और इस बेतुके विचार को अपने दिमाग से निकाल दिया। लाल किलिन की कीमत 888 युआन कैसे हो सकती है? ये तो बस गेम के कुछ कोड हैं। भला कोई इसे क्यों खरीदेगा? अगर कोई इसे नहीं खरीदता तो क्या लाल किलिन बेकार नहीं हो जाएगी? हाँ, जब तक कोई लाल किलिन नहीं खरीदता ये गेम सभी खिलाड़ियों के लिए बहुत निष्पक्ष रहेगा। चेनशाह को इस गेम का मकसद समझ नहीं आया। उसने काउंटर स्ट्राइक जैसे एफपीएस गेम देखे थे जिनमें कोई इन गेम खरीदारी नहीं होती थी और वे सिर्फ गेम बेचकर ही मुनाफा कमाते थे। उसने बुलेट होल जैसे एफपीएस गेम भी देखे थे जो डाउनलोड करने के लिए मुफ्त थे, लेकिन उनमें प्रीमियम सिस्टम शामिल थे जो खिलाड़ियों को प्रीमियम रैंक पर चढ़ने के लिए पैसे खर्च करने के लिए प्रोत्साहित करते थे। हालांकि उसने ओशन स्ट्रॉन्ग होल्ड जैसा गेम पहले कभी नहीं देखा था। जिज्ञासावश चेनशाह ने गेम शॉप से बाहर निकलकर गेम की अन्य विशेषताओं को देखा। गेम में कई नए कॉम्बैट मोड हैं, ऑपरेशन मोड और बायोकेमिकल मोड। मैंने इनके बारे में कभी सुना ही नहीं। ये क्या है? इसमें स्टोरी मोड क्यों है? चेनशाह को ऑपरेशन मोड और बायोकेमिकल मोड देखकर सुखद आश्चर्य हुआ। हालांकि इन गेम मोड्स ने उन्हें चौंकाया नहीं। आखिर कॉम्बैट एफपीएस गेम्स में नए नए गेम मोड्स आना कोई असामान्य बात नहीं थी। लेकिन फिर स्टोरी मोड देखकर चेनशाह दंग रह गए। चाहे काउंटर स्ट्राइक हो या कोई और घरेलू एफपीएस गेम निर्माता, किसी ने भी कभी स्टोरी मोड नहीं बनाया था। एफपीएस गेम्स में प्लॉट बनाना एक ऐसा काम था जिसमें बहुत मेहनत लगती थी, लेकिन नतीजे संतोषजनक नहीं होते थे। ज्यादातर घरेलू गेम निर्माता इसे पूरा नहीं कर पाते थे। कुछ मशहूर गेम्स में प्लॉट शामिल थे, लेकिन वे अक्सर बड़े प्रोजेक्ट होते थे जिनमें भारी निवेश की जरूरत होती थी। वे आम एफपीएस गेम्स से बिल्कुल अलग अवधारणा थे। सनस्ट्राइक स्टूडियो ने बुलेट होल के हर पहलू को परफेक्ट बनाने में बहुत समय लगाया था।
फिर भी उन्होंने इसमें स्टोरी मोड शामिल नहीं किया। एक कारण ये था कि झोंग मुयान को लगा कि इसकी जरूरत नहीं है। दूसरा, उन्हें इसे करने का आत्मविश्वास नहीं था। सनस्ट्राइक स्टूडियो के पास स्टोरी मोड होने के बावजूद ओशन स्ट्रॉन्गहोल्ड जैसा कम मशहूर गेम इसे शामिल करने की हिम्मत कैसे कर सकता था। बुलेट होल में तो ऐसा करने की हिम्मत भी नहीं की। इसी बात ने चेन शाह की दिलचस्पी जगा दी। उसने गेम बंद नहीं किया जैसा उसने सोचा था, बल्कि स्टोरी मोड खेलने का फैसला किया। वह इससे उबने और निराश होने के लिए तैयार था। स्टोरी मोड में प्रवेश, खाली स्क्रीन, काफी देर तक खाली स्क्रीन। चेन शाह को लगा कि गेम में कोई बग है। हालांकि थोड़ी देर बाद उसके ईयरफोन से आवाजें सुनाई दी। क्या वह मर गया? मुझे नहीं पता, शायद वह मुश्किल से जिंदा है, लेकिन जी वायरस से संक्रमित होने के बाद उसके बचने की कोई उम्मीद नहीं है। तो चलो उसे यहीं फेंक देते हैं। आवाजें अंग्रेजी में थीं और उनमें स्थानीय लहजा था। सौभाग्य से काली स्क्रीन पर सबटाइटल थे। अंधेरे में स्क्रीन हिल गई, जिससे पता चला कि मुख्य किरदार को फेंक दिया गया था। उसके बाद कदमों की आवाज धीरे धीरे मंद पड़ गई। स्क्रीन अभी भी पूरी तरह काली थी। हालांकि दूर कहीं रोशनी के छोटे छोटे कण दिखाई दिए। ये दिन में आंखें बंद करने वाले एक आम इंसान की दृष्टि के समान लग रहा था। उसकी आंखें पलकों से छनकर आती प्रकाश की किरणों को महसूस कर सकती थीं। चेन शाह के ईयरफोन में तेज आवाजें गूंजने लगीं। भारी सांसें और धीमी कराहें सुनाई दे रही थीं, जो संभवतः मुख्य पात्र की थीं। कुछ सरसराहट की आवाजें आ रही थीं, जो शायद किसी रेंगने या लंगड़ाने की थीं। गले के पिछले हिस्से से दबी हुई आवाजें आ रही थीं, जो किसी फटे पुराने बक्से की गड़गड़ाहट। Jay-Z laga rahi them, yaha zombie ki amagarahata the, yugarahatam ruka ruka kara kahim dura saya rahi them, thori hidera mem, screena paradu kappa dikai di, kapam say gaya kasetra mem dundali chavium dikai de rahi them, yaha mukya patra ke amkam holan paradikai deen veil drayaki pratikti the, kai bara palakam japakan ke bada, mukya patra ki dusti samanya ho gai. Sina sar antatar kela ke grafika kos pasta rupa se deka saka, usaki amkom ke saman sabase pahale eka hatha dikai dr, hatha pila tar ora usaki nasam ubari hui thim, yaha eka murta vyakti ka hatha tar, mukya patra ora sina sar donam korn kagay, mukya patra uthane ke li sangasa karan laga, isa karati hai, usan eka ora bi vaha draya deka. Vaha kisi narama bistara paranahim, balki lasam ke dera paralita huatar, hara laza alaga dika rahi thi, kucha buri taraha se kasata viksata thim ora bahada binaka laga rahi thim, unhem dekakara kisi ko bi pichali rata ka kana altia sakati thi, kucha lasam apik sakata sahi salamata thim, una para koi zakma binahim dika raha tar. Anaki ekamatra asamanya visazata anaki pili tiviaka ora ubari hui nasam thim, kucha lasam saran lagi thim, lasam para asamanya mansa yuga aya tar, unamem badalava a raha tar, tazakuna ke dab sakakara jamagatha, yi lasam eka duse se sipiki hui laga rahi thim ora alaga hona namumakana sa laga raha tar, user pala, nyakabi unamem se eka banan valatar. Nyaka lasam ke dera ke kaner paratar, yahas pasta tar ki jo loga use yaham litha, ve lasam ke dera ke pasa nahim yana kahatha, isli unhon use lapravahi se vahim fenka diatar, kucha kakara ain ke bada, nyaka lasam ke dera se zamina paragiragaya, usan thori dera aramakiya, kucha urja jutai ora akirakara kara hogaya. Tabataka, Sina Sani Payaki usan Nyaka para niantrana partlia tar ora vaha Nyaka ki dusti ora gatavidiom kosvatantra rupa se niantratakara sakata tar, screena para kucha sarala nidisa dikai di, Sina sa morza ko hilakara apan asa pasa kar avalokana kara sakata tar, ora wasd batana kar upioga karik savi disam mem guma sakata tar. Yaha fps gemma ke li bunyadi pc niantrana pranali thi. Yaha dhyana mem rakat hu ki kucha kalariom ni isa prakara ka gemapahale nahim kelahoga, ozana strongholder mem unaklai bahuta vista disanidisada, isa laga raha ta ki yaha vidizi tripala e gemma ki nakala kara raha hai, prathama vyakti paraprixia mem, sina sani kudar ko puri taraha se kelake eka patra ke rupa mem mahasyuzakiya,
Asapasa Antarata, Firabivaha Samajagaya ki Nyaka Eka Asia Marata K Andara Hijo Senu ad Jazi Dikati Hi, Vaham Kucha Kursium, Eka Vijala Conferenza Tebala Ora Kucha Senu Computaratha, Lekinave Savi Lapravahi Se Idara Udara Fenk Hutha, Farnakara Para Kai Lasam Bi Pari Thim. Java Sina Sani Lasam K Sabase Bear Dera Kodeka, to use Yakina Nahim Huaki Vaha Kucha Galata Deka Raha Hai, use Isa Laga Jays Lasam K Dera K Nice Dabi Eka Bana Chatapata Rahi Ho Ora Thori Hila Rahi Ho, Yaha Dreya Dekakara Sina Sa Thora Asahaja Ho Gaya, Uzan Bahara Nikolane Ka Rasta Koyana Surukiya, Kulatina Nikasa Varada, Janake Upara Hari Batium Jala Rahi Thim, Eka Bati Para, EXIT, Laika Huatar. Kamer ki batium nahim jala rahi thim, Nyaka kamer ki stiti ka jayaja lin ke li nikasa varam ki rosani para nirbaratar, Sina sani Nyaka ko niantratakiya ora nikatata madaravaya ki ora kala para, Nyaka dir dirage bara raha tar, Kubi Usaki dursti dundali ho jati thi. Usaka dahina hatha usake kalan k sata hila rahata, lekina bayam hatha usake pita paratika huatar, spasta rupa say, usaki tabiata thika nahim thi, jaba vaha pahale daravaya para pahunka, to usan ustaka dakara holan ki kazisaki, lekina asafala raha, isa laga raha ta mano daravaja banda ho ya juzeri tarafa say kucha rukavada ho, vaha dase daravaya para pahumka, user para eka digitala tala laga huatar, daravaja holan ke li usexe sakada kia vasyakada thi, sina sani fira se nyaka ko niantratakiya, vari cardamom se nyaka lasam ke dera ke pasa pahumka ora tinam daravajam mem sabase dura stita tisare. दरवाजे की ओर बढ़ा। दूर से देखने पर दरवाजा थोड़ा खुला हुआ और अंदर जाने योग्य प्रतीत हुआ। आसपास का वातावरण एकदम शांत हो गया था। केवल नायक की सांसों और कदमों की आहट सुनाई दे रही थी। उसी क्षण लाशों के ढेर के बीच से एक लाश अचानक उस पर झपटी और नायक का दाहिना पैर पकड़ लिया। उसने अपना मुंह चौड़ा खोलकर उसके पैर को काट लिया। नायक दर्द से चीख उठा। स्क्रीन के किनारे लाल हो गए। इसका मतलब था कि नायक पर हमला हो रहा था। अध्याय 63। कहानी का कथानक चेनशाह ने स्क्रीन पर दिए निर्देशों का पालन किया, माउस हिलाया और ज़ोंबी की पकड़ से बचने के लिए बाएं क्लिक किया। नायक दर्द से चीख उठा और पूरी ताकत से भागने की कोशिश करने लगा। उसने ज़ोंबी को लात मारकर एक तरफ धकेल दिया और उसके सिर पर पैर से वार किया, जिससे उसका सिर फट गया। बेशक महत्वपूर्ण क्षणों में उसकी दृष्टि का दायरा थोड़ा हट गया था ताकि भयानक दृश्य दिखाई न दे। हालांकि यह सारो की अपनी रेटिंग प्रणाली थी, लेकिन बाओजू और हुआन सिबो दोनों नहीं चाहते थे कि ओशन स्ट्रॉन्गहोल्ड को किशोरों के लिए अनुपयुक्त घोषित किया जाए। इससे खिलाड़ियों की संख्या कम हो जाती। खेल में ऐसे दृश्यों को बहुत स्पष्ट रूप से दिखाने से बचने के लिए कुछ बदलाव किए गए। rednovelful.com पर और अध्याय पढ़ें। नायक दर्द से जमीन पर गिर पड़ा। प्रथम पुरुष परिप्रेक्ष्य से चेनशाह देख सकता था कि ज़ोंबी के काटने से नायक के दाहिने पैर पर खून का घाव था। उसकी लड़ाकू पैंट के बीच में एक छेद था। छेद के नीचे उसका शरीर क्षत विक्षत, फटा हुआ और खून से लथपथ था। नायक किसी तरह उठ खड़ा हुआ और बाहर निकलने के लिए धीरे धीरे आगे बढ़ा। आखिरकार वह आखिरी दरवाजे तक पहुंच गया। दरवाजा थोड़ा खुला हुआ था और उसमें से रोशनी आ रही थी। दरवाजे के पीछे से कुछ अस्पष्ट आवाजें सुनाई दे रही थी। नायक ने दोनों हाथों से दरवाजा धक्का देकर खोला। जैसे ही दरवाजा खुला, खून से लथपथ एक ज़ॉम्बी दरवाजे के पीछे से नायक की ओर झपटा और उसे जमीन पर गिरा दिया। फक 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 फक। चेनशाह पूरी तरह से भयभीत हो गया। ज़ॉम्बी का चेहरा नायक पर चिपका हुआ था और पूरी स्क्रीन को ढके हुए था। उसके दांतों पर खून के धब्बे और सड़ा हुआ मांस भी साफ दिखाई दे रहा था। हालांकि इस ज़ॉम्बी का चेहरा बहुत यथार्थवादी और विस्तृत नहीं बनाया गया था, फिर भी चेनशाह दंग रह गया। उसने ज़ॉम्बी के अचानक प्रकट होने की उम्मीद नहीं की थी। ज़ॉम्बी ने भारे की सैनिक की वर्दी पहनी हुई थी। इसका शरीर अक्षुण्ण और मांसल था, जबकि पिछला ज़ॉम्बी जर्जर और कमजोर था। भारे की सैनिक ज़ॉम्बी ने घायल नायक को जमीन पर धकेल दिया और अपना सिर उसकी ओर बढ़ाने के लिए संघर्ष किया। ग्रर की गुर्राहट उसके गले से निकली, जैसे वह नायक की गर्दन काटने की कोशिश कर रहा हो। नायक ने अपने दाहिने हाथ से भारे की सैनिक ज़ॉम्बी का गला दबा दिया, जबकि उसका बायां हाथ ज़ॉम्बी की कमर की ओर बढ़ा। बैंग!
गोली चलने की आवाज आई। खून से लथपथ दृश्य के बीच चेनशाह ने देखा कि नायक ने भाड़े के सैनिक ज़ोंबी को धक्का देकर दूर कर दिया और उसके शव को एक तरफ फेंक दिया। किराए के ज़ोंबी की कमर से एक हैंडगन निकली हुई थी। नायक ने उसे बाहर निकाला और ज़ोंबी के सिर में गोली मार दी। नायक के खून बहने के कारण स्क्रीन धीरे धीरे धुंधली हो गई। इसलिए चेनशाह यह नहीं देख पाया कि गोली लगने से ज़ोंबी का सिर कैसे फट गया। हालांकि धुंधली दृष्टि और नायक की आवाज ने माहौल में तनाव को और बढ़ा दिया। चेनशाह भयभीत हो गया। ये तो वाकई बहुत अजीब था। ये गेम खुद को FPS गेम बताता है, लेकिन इसका कंटेंट किसी हॉरर गेम जैसा लगता है। ये तो लोगों को मौत के घाट उतार देगा। असल में वे दोनों लड़ाइयां पलक झपकते ही खत्म हो गईं। बस माउस को हिलाते रहने से वे लड़ाइयां पल भर में समाप्त हो जाती। फिर भी चेनशाह को पसीना आ गया। मुख्य कारण ये था कि जान काटने वाला ज़ोंबी और दरवाजे के पीछे से हमला करने वाला ज़ोंबी दोनों अचानक प्रकट हो गए। वह उन ज़ोंबी का सामना करने के लिए मानसिक रूप से बिल्कुल तैयार नहीं था। इसलिए डर का स्तर बहुत तीव्र था। गेम का अगला चरण मानक गाइडलाइन मोड था। सिस्टम ने गेम के सामान्य नियंत्रण सिखाना शुरू कर दिया, जैसे कि हैंडगन से निशाना लगाना, गोली चलाना, क्लिप बदलना और स्क्वाट करना। गेम के नियंत्रण अन्य FPS गेम्स से अलग नहीं थे। चेनशाह ने इसे बहुत जल्दी सीख लिया। इसी बीच कहानी में नायक को कमरे की अलमारियों में एक प्राथमिक चिकित्सा किट मिली और उसने अपने पेट और दाहिने पैर के घावों पर पट्टी बांधना शुरू कर दिया। साथ ही उसे कमरे में पड़ी एक लाश से एक एक्सेस कार्ड भी मिला। कुछ साधारण उपचार और पट्टी बांधने के बाद गेम का स्टोरी मोड आधिकारिक तौर पर शुरू हो गया। शुरुआत में नायक का सामना अपेक्षाकृत कमजोर और धीरे चलने वाले ज़ोंबीज से हुआ। वह एक एक करके ज़ोंबीज के सिर पर गोली मार सकता था। हालांकि गेम के शुरुआती चरण में नायक के पास ज्यादा गोलियां नहीं थीं। ज़ोंबीज हमेशा अप्रत्याशित जगहों पर दिखाई देते थे, इसलिए थोड़ी सी भी लापरवाही उसे ज़ोंबीज के काटने या जमीन पर गिराए जाने का कारण बन सकती थी। हालांकि चेनशाह का निशाना अच्छा था, फिर भी वह लगातार डरता रहता था। गेम ने खिलाड़ी को नायक की पहचान और उद्देश्य सीधे और स्पष्ट रूप से नहीं बताया। हालांकि जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ी, चेनशाह ने कई वाजिब अनुमान लगाए। नायक किसी गुप्त अड्डे के अंदर था। एक रहस्यमय वायरस किसी तरह उस जगह फैल गया था। कई इंसान इस वायरस से संक्रमित होकर ज़ोंबी में बदल गए। नायक न केवल गुप्त अड्डे के भाड़े के सैनिकों द्वारा पीछा किया जा रहा था, बल्कि उसे ज़ोंबी ने काट भी लिया था। हालांकि नायक ने प्राथमिक चिकित्सा किट में मौजूद सामग्री से घावों पर पट्टी बांधकर खून बहना रोकने की कोशिश की, लेकिन वायरस को सक्रिय होने से रोकना पर्याप्त नहीं था। उसका ज़ोंबी में बदलना तय था। नायक के पास कोई दोस्त, साथी या बाहरी दुनिया से संपर्क करने का कोई साधन नहीं था। वह केवल बेस के अंदर ही खतरों का सामना कर सकता था और संसाधनों की खोज कर सकता था। उसे जीवित रहने के लिए ज़ोंबी और कुछ जीवित मानव भाड़े के सैनिकों से लड़ना पड़ा। इस दौरान खिलाड़ियों को अनगिनत बाधाओं का सामना करना पड़ा। लड़ाई के लिहाज से ज़ोंबी और भाड़े के सैनिकों से लड़ने के लिए अलग अलग तकनीकें इस्तेमाल की जाती थीं। ज़ोंबी की सुनने की क्षमता असाधारण थी। अंधाधुंध फायरिंग करने से आसपास के ढेरों ज़ोंबी आकर्षित हो जाते थे। अगर खिलाड़ी का निशाना बेहद कुशल न हो, तो ज़ोंबी से घिर जाने पर वह गंभीर मुसीबत में पड़ सकता था। इसके अलावा अगर खिलाड़ी ज़ोंबी को मारने में कामयाब भी हो जाते थे, तो गोलियां खत्म हो जाना आम बात थी। तब वे गोला बारूद की कमी वाली स्थिति में फंस जाते थे। इसलिए ज़ोंबी से निपटने का सबसे अच्छा तरीका आमने सामने की लड़ाई है। खिलाड़ियों को छुपकर ज़ोंबीज का पीछा करना था और उन्हें एक एक करके मारना था। वहीं भाड़े के सैनिक अक्सर समूहों में गश्त करते थे। जैसे ही कोई गायब होता, बाकी सतर्क हो जाते। वे चिल्लाकर अपने साथियों को सूचित करते और चौकन्ने हो जाते। इसलिए भाड़े के सैनिकों से निपटने के लिए हत्या करना अच्छा उपाय नहीं था। खिलाड़ियों को इन भाड़े के सैनिकों से गोलीबारी करने और लड़ाई को जल्द से जल्द खत्म करने की पूरी कोशिश करनी चाहिए। भाड़े के सैनिकों को मारने के बाद वे अपना गोला बारूद फिर से भर सकते थे और शायद नए हथियार भी हासिल कर सकते थे। बेशक कुछ परिस्थितियों में खिलाड़ियों को एक ही समय में भाड़े के सैनिकों और ज़ोंबीज का सामना करना पड़ सकता है। वे ज़ोंबीज और भाड़े के सैनिकों को एक जगह पर फंसाकर उन्हें आपस में लड़वा सकते थे। फिर वे अंत में हमला करके इस लड़ाई का फायदा उठा सकते थे। कुछ बाधाओं में खिलाड़ी विशेष वस्तुओं का उपयोग करके मजे ले सकते थे, जैसे कि निर्धारित क्षेत्रों में स्थित भारी मशीन गनों का उपयोग करके ज़ोंबीज पर गोलियां चलाना। हालांकि ज्यादातर स्थितियों में
खिलाड़ियों को हथियारों और गोलियों का सावधानीपूर्वक उपयोग करना पड़ता था। जीवित रहने के उनके इस प्रयास में हर गोली महत्वपूर्ण थी। हालांकि खेल के सभी दृश्य बेस के भीतर ही घटित होते थे, लेकिन इसे एक भूल भुलैया की तरह बनाया गया था। कुछ दरवाजे बंद थे और उन तक पहुंचना असंभव था, कुछ के लिए एक्सेस कार की आवश्यकता थी और कुछ को विशेष वस्तुओं का उपयोग करके तोड़ना पड़ता था। खेल आगे बढ़ने के साथ साथ दुश्मनों की ताकत और विविधता बढ़ती जाती थी। इससे भी बुरी बात यह थी कि नायक की मानसिक स्थिति धीरे धीरे बिगड़ती जाती थी। स्क्रीन अचानक धुंधली हो जाती और कुछ समय बाद अपनी मूल स्थिति में लौट आती। नायक का हाथ कांपने लगता और वह ठीक से निशाना नहीं लगा पाता। उसकी चाल धीमी हो जाती और वह शायद सीधी रेखा में भी नहीं चल पाता। अंत में चेनशा का सामना अपने पहले मिनी बॉस से हुआ। पहला बॉस एक शक्तिशाली उत्परिवर्तित ज़ोंबी था। यह अन्य ज़ोंबी से बड़ा था और इसकी हेल्थ बार भी बहुत लंबी थी। हालांकि चूंकि यह केवल पहला मिनी बॉस था, चेनशा ने पहले से जमा किए गए विभिन्न हथियारों का उपयोग करके उसे हराने में कामयाबी हासिल की। इसके बाद नायक थकान से जमीन पर गिर पड़ा। उसकी दृष्टि धीरे धीरे धुंधली हो गई। उसकी सारी ऊर्जा खत्म हो चुकी थी और उसे लगे वायरस के कारण वह बेहोश होने लगा था। अंत में नायक ने अपनी आंखें बंद कर ली और स्क्रीन काली हो गई। अध्याय 64। कहानी का कथानक इतना प्रभावशाली होगा, इसकी कभी उम्मीद नहीं थी। कुछ समय बाद नायक को होश आया। उसने महसूस किया कि वह अभी भी उसी कमरे में है और विकृत जीवों के शवों के पास लेटा हुआ है। हालांकि उसकी सेहत में बहुत सुधार हो चुका था। वायरस से संक्रमित होने के बाद उसे जो बुखार था वह गायब हो गया था। एक छोटी लड़की एक परित्यक्त अलमारी के पीछे छिपी हुई थी। वह जिज्ञासा और सतर्कता से उसे घूर रही थी। नायक ने लड़की से कई भाषाओं में बात करने की कोशिश की। उसने पाया कि लड़की को चीनी भाषा समझ आती थी, लेकिन वह जवाब नहीं दे पा रही थी। उसने अपने मुंह की ओर इशारा किया और फिर अपने हाथ हिलाए। ओह, ये बोल नहीं सकती। क्या ये कहानी का कोई पात्र है? चेनशा ने सोचा। कथानक आगे बढ़ा। नायक खड़ा हुआ और दोस्ताना व्यवहार से लड़की के पास गया और उससे बात करने की कोशिश की। इसी दौरान उसे पता चला कि उसी ने उसकी जान बचाई थी। छोटी लड़की ने नायक को एक विशेष सिरिंज दिखाई। यह शायद बेस में वैज्ञानिकों द्वारा विकसित एक विशेष उपकरण था, जिसका उपयोग रक्त एकत्र करने और शरीर में तरल पदार्थ इंजेक्ट करने के लिए किया जा सकता था। नायक को स्पष्ट रूप से यह समझ में आया कि उस छोटी लड़की के खून ने ही उसके अंदर के वायरस को दबा दिया था और उसे ठीक कर दिया था। इसीलिए वह ज़ॉम्बी नहीं बना। वह छोटी लड़की नायक को पास की एक शोध प्रयोगशाला में ले गई। प्रयोगशाला अस्त व्यस्त थी। ऐसा लग रहा था कि यहाँ एक भीषण युद्ध हुआ था। हवा में तीखी गंध फैली हुई थी। नायक ने पास ही पड़े एक सैनिक के शव से गैस मास्क पहनकर ही प्रयोगशाला में प्रवेश करने की हिम्मत की। प्रयोगशाला में मिले दस्तावेजों और जगह की स्थिति के आधार पर नायक ने घटनाओं के क्रम का अनुमान लगाया। उस छोटी लड़की के शरीर में वायरस के लिए एंटीबॉडी मौजूद थी। उसका खून ही वायरस का इलाज था। बेस में वायरस फैलने के बाद भारी के सैनिकों की एक टीम को उस छोटी लड़की को प्रयोगशाला से बाहर निकालने का काम सौंपा गया। हालांकि इस दौरान उन पर ज़ॉम्बी का हमला हो गया। भीषण युद्ध के बीच टीम ने ज़ॉम्बी को मारने के लिए एक विशेष जहरीली गैस छोड़ी। दुर्भाग्य से ज़ॉम्बी की संख्या इतनी अधिक थी कि टीम उनसे लड़ नहीं पाए और अंत में उन सभी को अपनी जान गंवानी पड़ी। इस बीच बेस में मौजूद सभी ज़ॉम्बी और टीम के वे सदस्य जो ज़ॉम्बी बन गए थे, सभी जहरीली गैस से मर गए। उपकरण क्षतिग्रस्त हो गए थे और उनमें खराबी आ गई थी। छोटी बच्ची बच निकलने में कामयाब रही। उसके शरीर में मौजूद एंटीबॉडीज ने उसे जैव रासायनिक वायरस और जहरीली गैस से अप्रभावित रहने में सक्षम बनाया। इसके अलावा उसका खून संक्रमित व्यक्तियों को ठीक कर सकता था। हालांकि खून इकट्ठा करने के लिए एक विशेष उपकरण का इस्तेमाल करना पड़ता था। ये वही विशेष सिरिंज थी जिसे छोटी बच्ची पहले पकड़े हुए थी। इस्तेमाल होने के बाद इसे फेंक देना पड़ता था। इसी वजह से नायक उस छोटी बच्ची को अपने साथ बेस से बाहर निकलने का रास्ता खोजने के लिए ले गया। इस दौरान चेनशा को और भी कई बाधाओं का सामना करना पड़ा। नक्शा और भी जटिल होता चला गया। कभी कभी चेनशा को आगे बढ़ने से पहले कुछ आसान पहेलियां हल करनी पड़ती थी। उन जीवों से लड़ना और भी कठिन होता चला गया। कुछ ज़ॉम्बीज में उत्परिवर्तित क्षमताएं आ गईं, जैसे तेज गति, बहुत ज्यादा बढ़ी हुई स्वास्थ्य सीमा और अर्धपारदर्शी होने की क्षमता। भारी के सैनिकों के हथियार और भी उन्नत हो गए और उनकी संख्या भी बढ़ गई।
इन दुश्मनों से लड़ने के अलावा चेनशाह को नक्शे में और भी संसाधन खोजने थे और अपने पास मौजूद गोला बारूद का हिसाब लगाना था ताकि वह खत्म न हो जाए। गोला बारूद और चिकित्सा सामग्री के अलावा नायक को सिरिंज भी जुटानी पड़ी। छोटी बच्ची का खून उसे ज़ॉम्बी वायरस से स्थायी रूप से प्रतिरक्षित नहीं कर सका। नायक को ज़ॉम्बी के काटने के बाद उसे फिर से वायरस का संक्रमण हो जाता। ऐसी स्थिति में उसे छोटी बच्ची से रक्त चढ़ाने की आवश्यकता होती। सिरिंज के बिना छोटी बच्ची नायक को रक्त नहीं चढ़ा सकती थी। इसके अलावा चेनशाह को अन्य क्षेत्रों में भी छोटी बच्ची की मदद की आवश्यकता थी। हालांकि उसमें युद्ध कौशल बहुत अधिक नहीं था, फिर भी वह कई अन्य पहलुओं में मदद कर सकती थी। उदाहरण के लिए चेनशाह को कुछ बाधाओं के लिए पहेलियां सुलझाने में नायक के साथ सहयोग करने के लिए छोटी बच्ची की आवश्यकता होती थी। वह छोटी, फुर्तीली और जहरीली गैस और वायरस से प्रतिरक्षित थी। उसका खून वायरस के कारण होने वाले दुष्प्रभाव को भी दूर कर सकता था और नायक के स्वास्थ्य स्तर को ठीक कर सकता था। युद्धों के बाहर छोटी बच्ची खिलाड़ियों को खेल के मैदान में छिपी हुई संग्रहणीय वस्तुओं को खोजने में मदद करती थी। छोटी बच्ची आसपास के ज़ॉम्बी को महसूस कर सकती थी। अगर चलते समय छोटी बच्ची को अचानक छिपने की जगह मिल जाती तो इसका मतलब था कि युद्ध शुरू होने वाला है। युद्धों के दौरान चेनशाह को लगता था कि छोटी बच्ची उसकी भावनाओं को प्रभावित कर सकती है। छोटी बच्ची के साथ किसी बाधा को पार करने के बाद उसे बेहद गर्व महसूस होता। अगर छोटी बच्ची ज़ॉम्बी से घिरी होती तो वह बहुत चिंतित हो जाता और तुरंत वहां पहुंचना चाहता। खून निकालने के बाद बच्ची की कमजोरी देखकर वह बहुत परेशान हो जाता। वह खुद को बेवकूफ समझकर कोसता रहता और सोचता कि काश लड़ाइयों के दौरान उसे चोट न लगी होती। चेनशाह अनजाने में ही इस खेल का आदी हो गया था। सच कहें तो ओशन स्ट्रॉन्गहोल्ड कई मामलों में कुछ विदेशी AAA गेम्स से बेजोड़ था, जैसे कि इसकी गेम क्वालिटी, ग्राफिक्स, कैरेक्टर मॉडल, एक्शन और बारीकियां और इसकी कहानी की पेचीदगियां। फिर भी चेनशाह इस खेल का दीवाना था। उसे लगता था कि ये दूसरे विदेशी AAA गेम्स से अलग है। मुख्य किरदार उसका ही देशवासी था। वह स्पेशल फोर्सेज का एक साथी था जो सच्चाई की खोज में एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन के गुप्त अड्डे में घुसपैठ करता है। हालांकि वह कई भाषाएं जानता था, लेकिन आराम करते समय वह अक्सर खुद से चीनी में बात करता था। वह छोटी बच्ची से भी चीनी में ही बात करता था। इससे खेल बेहद दिलचस्प बन जाता था। खिलाड़ियों को ऐसे खेल आकर्षक लगते हैं जिनमें मुख्य किरदार उनका ही देशवासी हो। इसके अलावा वस्तुनिष्ठ रूप से देखा जाए तो किसी घरेलू गेम के लिए इतना प्रभावशाली स्टोरी मोड बनाना वाकई कमाल की बात थी। काउंटर स्ट्राइक और बुलेट होल जैसे गेम भी स्टोरी मोड शामिल करने की हिम्मत नहीं कर पाए। हालांकि संसाधनों की कमी के कारण ओशन स्ट्रॉन्गहोल्ड का स्टोरी मोड विदेशों में कुछ बेहतरीन AAA गेम्स से थोड़ा कमतर था, लेकिन इसकी गुणवत्ता बहुत ज्यादा पीछे नहीं थी। इसे घरेलू स्तर पर बने अन्य गेम्स की तुलना में उत्कृष्ट भी माना जा सकता है। निर्माताओं को उनके काम के लिए पूरे अंक मिलने चाहिए। इसके अलावा ये भी उल्लेखनीय है कि हालांकि गेम का स्टोरी मोड अपेक्षाकृत कम जटिल था, फिर भी इसमें सभी आवश्यक तत्व मौजूद थे। बाधाओं का डिजाइन उचित था, जीवों और हथियारों की विशाल विविधता थी, और बाधाओं का कठिनाई स्तर भी उपयुक्त था। सबसे प्रभावशाली पहलू छोटी लड़की का डिजाइन था। इसने पूरे स्टोरी मोड में जान डाल दी। अगर वह छोटी लड़की न होती तो इसे स्टोरी मोड कहना ही नहीं होता, बल्कि इसे अनंत मोड माना जाता। आखिर इसमें सिर्फ बाधाएं और ज़ॉम्बी और भाड़े के सैनिकों के साथ लड़ाई ही तो थी। कहानी कहाँ थी? हालांकि उस छोटी लड़की के जुड़ने से पूरा स्टोरी मोड जीवंत हो उठा। शुरू में नीरस लगने वाली गोलीबारी में भी मानो एक आत्मा सी झलक रही थी। ऐसा इसलिए था क्योंकि खिलाड़ी खेल में अपनी सच्ची भावनाएं लगा रहे थे। केवल वही खेल कहानी से परिपूर्ण माने जा सकते थे जो खिलाड़ियों के दिलों को छूते हों। खेल के अंत में नायक ने तमाम कठिनाइयों का सामना करते हुए समुद्री किले के सर्वोच्च स्तर तक पहुंच हासिल। उसने अंतिम उत्परिवर्तित बॉस प्राणी को हराया और विमान से उस स्थान से निकल गया। हेलीकॉप्टर में पहुंचते ही नायक ने विस्फोट बटन दबा दिया। समुद्री किले के ऊपर एक विशाल मशरूम के आकार का बादल उठ खड़ा हुआ। दुष्ट वायरस के प्रयोग, डरावने उत्परिवर्तित प्राणी, धन के लालची भाड़े के सैनिक और अंतर्राष्ट्रीय संगठन के अधिकारी, सब कुछ समुद्र के नीचे दब गया था। जैसे ही नायक विमान उड़ा रहा था, कैमरे का लेंस उस छोटी बच्ची पर केंद्रित हो गया। वह नायक की जैकेट के नीचे चुपचाप सो रही थी। सूर्यास्त की सुनहरी रोशनी के बीच विस्फोट से उठी उग्र लहरों के ऊपर नायक उस छोटी बच्ची को लेकर उड़ गया। कहानी मोड समाप्त हो गया था। स्क्रीन पर कर्मचारियों के नाम दिखाई दिए।
चेनशाह को आश्चर्य हुआ कि उत्पादन टीम में कुल मिलाकर केवल 60 से कुछ अधिक लोग ही थे। 60 से कुछ अधिक नामों में से केवल 20 से कुछ अधिक लोग ही तेंगा के अनुसंधान और डिजाइन कर्मी थे। बाकी विभिन्न कंपनियों के कर्मचारी थे जिन्हें तेंगा ने इस काम के लिए आउटसोर्स किया था। इसमें कैरेक्टर मॉडल डिजाइनर, गेम फंक्शन डिजाइनर, वॉइस एक्टर, संगीत और साउंड इफेक्ट डिजाइनर आदि शामिल थे। फिर भी चेनशाह हैरान रह गया। उसने सोचा भी नहीं था कि इतने कम लोग मिलकर इतनी यादगार कहानी बना सकते हैं। दरअसल अगर ध्यान से देखें तो पूरी स्टोरी मोड पर ज्यादा संसाधन खर्च नहीं किए गए थे। एकमात्र यादगार किरदार वह छोटी लड़की थी। फिर भी ओशन स्ट्रॉन्गहोल्ड की स्टोरी मोड अविस्मरणीय थी। इससे डिजाइनरों की काबिलियत साबित हुई। चेनशाह पूरी तरह से दंग रह गया। उसे सदमे से उबरने में काफी समय लगा। उसने सोचा था कि कंपनी अपनी स्टोरी मोड से खुद को बुरी तरह शर्मिंदा करेगी। उसने कंपनी की इतनी काबिलियत की उम्मीद नहीं की थी। अध्याय 65। ये वाकई कुछ खास था। स्टोरी मोड के अलावा ओशन स्ट्रॉन्गहोल्ड के कई अन्य पहलुओं ने चेनशाह को आश्चर्यचकित कर दिया। उदाहरण के लिए लड़ाइयों के दौरान हाथों की संवेदनशीलता। चेनशाह FPS गेम्स में एक माहिर खिलाड़ी था और उसके पास बेहतरीन कौशल थे। वह बर्स्ट फायर और टारगेट ट्रैकिंग जैसी तकनीकों में बेहद कुशल था। सीधे शब्दों में कहें तो उसके शूटिंग कौशल उत्कृष्ट थे। इसका मतलब था कि FPS गेम्स की हैंड सेंसिटिविटी से उसकी उम्मीदें बहुत ऊंची थीं। FPS गेम्स का गेमिंग अनुभव मुख्य रूप से गेम की हैंड सेंसिटिविटी पर केंद्रित होता है। rednovelful.com पर और अध्याय पढ़ें। जब वह बुलेट होल खेल रहा था तो चेनशाह ये देखकर थोड़ा हैरान रह गया कि गेम निर्माताओं ने गेम को परफेक्ट बनाने के लिए कितनी मेहनत की थी। बुलेट होल लगभग काउंटर स्ट्राइक के स्तर तक पहुंच गया था। हालांकि बुलेट होल ने मुख्य रूप से काउंटर स्ट्राइक की नकल की थी। ये बहुत सामान्य था। काउंटर स्ट्राइक हाल के वर्षों में सबसे परफेक्ट FPS गेम साबित हुआ है। घरेलू बाजार में अन्य गेम्स की तुलना में ये लगभग अजेय था। अगर निर्माता काउंटर स्ट्राइक की हैंड सेंसिटिविटी को हूबहू कॉपी करने की पूरी कोशिश करते तो शायद कोई गलती नहीं होती। लेकिन समस्या यही थी, चाहे वे गेम को कितनी भी बारीकी से कॉपी करने की कोशिश करते, ये किसी भी तरह से मूल गेम से बेहतर नहीं हो सकता था। बुलेट होल ने काउंटर स्ट्राइक की हैंड सेंसिटिविटी को कॉपी करने का प्रयास किया। हालांकि कुछ कमियों और खामियों के कारण वे काउंटर स्ट्राइक की स्तर तक नहीं पहुंच पाए। चेनशाह ने बुलेट होल के गेमिंग अनुभव को बेहतर बनाने के लिए कई सुझाव दिए, फिर भी वे दोनों गेमों के बीच के मामूली अंतरों को स्पष्ट रूप से नहीं बता पाए। अंतर्ज्ञान अपने आप में एक ऐसी चीज है जिसे मापना मुश्किल है। कभी कभी किसी को पता तो होता है कि कोई समस्या है, लेकिन ये बताना मुश्किल होता है कि किन सुधारों की आवश्यकता है। दूसरी ओर ओशन स्ट्रॉन्गहोल्ड ने बिल्कुल अलग रास्ता अपनाया। चेनशाह को ये बात स्टोरी मोड खेलते ही पता चल गई थी। इस गेम की हैंड सेंसिटिविटी काउंटर स्ट्राइक से काफी अलग थी। उदाहरण के लिए ओशन स्ट्रॉन्गहोल्ड में शूटिंग कहीं अधिक स्थिर थी। इसकी बंदूकों का रिकॉइल पैटर्न बहुत सरल था, हेडशॉट लगाना बहुत आसान था और हथियार बदलने और स्कोप खोलने में कम समय लगता था। चेनशाह का पहला अनुभव यह था कि गेम बहुत संतोषजनक था। काउंटर स्ट्राइक एक FPS गेम था जिसमें उच्च स्तर की एकाग्रता और कठिन तकनीकें आवश्यक थीं। वहीं ओशन स्ट्रॉन्गहोल्ड ने गेम को सीखने में लगने वाले समय को काफी कम कर दिया, जिससे शूटिंग गेम्स बहुत सरल और अधिक संतोषजनक बन गए। अगर चेनशाह को कॉम्बैट मोड के दौरान गेम की हैंड सेंसिटिविटी का अनुभव होता, तो शायद उसे गेम से थोड़ी रुचि हो जाती। गेम की लर्निंग कर्व को कम करना उसके जैसे खिलाड़ियों के लिए बुरी खबर थी, जिन्होंने काउंटर स्ट्राइक में महारत हासिल करने में सालों बिताए थे और गेम में अपनी तकनीकों को निखारने में काफी समय लगाया था। हालांकि चेनशाह गेम का स्टोरी मोड खेल रहा था। शूटिंग की कम आवश्यकता ने स्टोरी मोड में गेम प्ले को काफी बेहतर बना दिया था। चेनशाह को लगा कि अनुभव रेशम की तरह सहज था और उसे गेम से दूर हटना मुश्किल लग रहा था। हालांकि स्टोरी मोड में मुख्य किरदार के पास गोलियों की संख्या सीमित थी, चेनशाह ने हथियार बदलने और शूटिंग के अपने कौशल से ज़ॉम्बीज की लहरों से लड़ते हुए खूब मजा लिया। इसका मुख्य कारण ये था कि ओशन स्ट्रॉन्गहोल्ड ने गेम की कठिनाई को काफी कम कर दिया था। इससे गेमिंग का अनुभव कहीं अधिक संतोषजनक हो गया। स्टोरी मोड को पूरा करने में कुछ घंटे बिताने के बाद चेनशाह को आश्चर्य हुआ कि उसे कम कठिनाई वाले गेम कंट्रोल की आदत हो गई थी। गेम कंट्रोल के कठिनाई स्तर के प्रति उसकी अरुचि पूरी तरह से दूर हो गई थी। इससे उसे ऐसा लगा मानो हथियार बदलना इतना तेज और रिकॉइल को नियंत्रित करना इतना आसान होना चाहिए।
इसके अलावा चेन शाह ने महसूस किया कि स्टोरी मोड में लड़ाइयों के दौरान बहुत सी चीजें खिलाड़ियों को कॉम्बैट मोड के लिए तैयार करती हुई प्रतीत होती हैं। उदाहरण के लिए, स्टोरी मोड में एक बाधा में एक बॉस था जो अर्ध पारदर्शी हो सकता था। यह ऑपरेशन मोड से मेल खाता था, जो कॉम्बैट मोड के विकल्पों में से एक था। स्टोरी मोड के ज़ॉम्बी बायोकेमिकल मोड में गेम प्ले का हिस्सा बन जाते थे। इसके अलावा स्टोरी मोड में नायक अलग अलग भाड़े के सैनिकों को हराने के बाद उनसे उन्नत हथियार छीनकर उनका इस्तेमाल कर सकता था। ये हथियार कॉम्बैट मोड में सीधे खरीदकर या किसी अन्य तरीके से प्राप्त किए जा सकते थे। इसका मतलब था कि स्टोरी मोड खिलाड़ियों को उन उन्नत हथियारों का पहले से इस्तेमाल करने की अनुमति देता था। स्टोरी मोड चेन शाह के लिए काउंटर स्ट्राइक से ओशन स्ट्रॉन्गहोल्ड में आसानी से आगे बढ़ने का सबसे उपयुक्त माध्यम बन गया। चेन शाह ने समय देखा। उसने दोपहर में ओशन स्ट्रॉन्गहोल्ड में स्टोरी मोड खेलना शुरू किया और इसे पूरा करने में 5 घंटे बिताए। हालांकि स्टोरी मोड की अवधि लंबी नहीं थी और अन्य विदेशी AAA गेम्स की तुलना में काफी छोटी थी, फिर भी इसमें एक संपूर्ण भावनात्मक प्रक्रिया थी जो खिलाड़ियों की भावनाओं को बखूबी निर्देशित करती थी। चेन शाह ने तुरंत अपना ग्रुप चैट खोला और आधिकारिक गेम वितरण वेबसाइट पर ओशन स्ट्रॉन्गहोल्ड का डाउनलोड लिंक भेजा। ये गेम वाकई लाजवाब है, जल्दी आओ और इसे खेलो। उद्धरण चिन्ह। ग्रुप चैट में मौजूद लोग थोड़े हैरान थे। चेन शाह का किसी गेम को लेकर इतना उत्साहित होना असामान्य था। क्या वह कमीशन के लिए ऐसा कर रहा था? हालांकि इससे उसके उत्साह का कारण स्पष्ट नहीं हो रहा था। ऐसा नहीं था कि चेन शाह को पहले कभी गेम के प्रचार के लिए कमीशन नहीं मिला था। उसे इसके लिए अक्सर पैसे मिलते थे, लेकिन आमतौर पर वह गेम का प्रचार करते समय इतना उत्साहित नहीं होता था। वह ग्रुप चैट में बस एक औपचारिक संदेश भेज देता था, बस इतना ही। उदाहरण के लिए, जब उसने ग्रुप चैट के सदस्यों को बुलेट होल के परीक्षण में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया, तो उसने बस इतना कहा कि यह पैसे कमाने का एक अवसर है और गेम की बिल्कुल भी प्रशंसा नहीं की। चेन शाह की उम्मीदें बहुत ऊंची थीं। उसे लगता था कि बुलेट होल एक अच्छा गेम है, बस एक अच्छा गेम नहीं। इसलिए वह बुलेट होल गेम के परीक्षण को केवल एक नौकरी के अवसर के रूप में सुझाना चाहता था और गेम के प्रचार में ज्यादा मेहनत नहीं करता था। इस बार उसका रवैया थोड़ा उलझन भरा था। क्या ऐसा हो सकता है? भाई चेन, क्या आपका अकाउंट हैक हो गया था? ग्रुप में किसी ने पूछा। चेन शाह अवाक रह गया। ये क्या, हैक हो गया? आमतौर पर शांत रहने वाला व्यक्ति इतने जोश से किसी गेम की सिफारिश क्यों नहीं कर सकता? मेरा अकाउंट हैक नहीं हुआ है। ये वाकई एक खास गेम है। आप लोग इसे खेल सकते हैं। वैसे भी ये मुफ्त है। चेन शाह ने धैर्य से समझाया। ये खास कैसे है? क्या ये काउंटर स्ट्राइक से बेहतर है? कुछ जिज्ञासु लोगों ने पूछा। चेन शाह ने कुछ देर सोचने के बाद जवाब दिया, खैर मुझे नहीं पता कैसे समझाऊं। ये वाकई एक बहुत खास गेम है। स्टोरी मोड वाले FPS गेम्स में इसका कॉम्बैट एक्सपीरियंस सबसे अच्छा है। कॉम्बैट मोड वाले FPS गेम्स में इसकी कहानी सबसे अच्छी है। भले ही इसमें मिलने वाला कंटेंट काफी अजीब है, फिर भी लोगों को लगता है कि ये सस्ता और वाजिब दाम वाला है। ग्रुप चैट में मौजूद लोग हैरान रह गए। छी, ये क्या हो रहा है? क्या भाई चेन आज नशे में हैं? ये तो बहुत मजेदार है। प्लॉट वाले गेम्स में सबसे बढ़िया कॉम्बैट एक्सपीरियंस और कॉम्बैट गेम्स में सबसे बढ़िया कहानी। ठीक है, मैं अभी काम से छुट्टी ले रहा हूँ। काम के बाद इसे ट्राई करूंगा। क्या कोई है जो मेरे साथ गेम के स्पेशल मोड्स खेलना चाहता है? मैं उनका बायोकेमिकल मोड और ऑपरेशन मोड ट्राई करना चाहता हूँ। क्या कोई मेरे साथ खेलना चाहेगा? चेन शाह ने ग्रुप चैट में टाइप किया। ऐसा नहीं था कि चेन शाह अपने दोस्तों का फायदा उठाना चाहता था। सबसे अहम बात यह थी कि ओशन स्ट्रॉन्गहोल्ड में खिलाड़ियों की संख्या बहुत कम थी। एक समय में ज्यादा से ज्यादा कुछ दर्जन खिलाड़ी ही ऑनलाइन होते थे। वह गेम के मैचमेकिंग सिस्टम का इस्तेमाल करके स्पेशल मोड्स के लिए दूसरे खिलाड़ी नहीं ढूंढ पा रहा था। वह सिर्फ ग्रुप चैट में लोगों को इनवाइट करके ही अपना ग्रुप बना पाया। देखते ही देखते ग्रुप चैट में मौजूद खिलाड़ी ओशन स्ट्रॉन्गहोल्ड के बारे में उत्साह से बातें करने लगे। वे सभी ये देखकर हैरान थे कि इसके अजीब नाम के अलावा गेम के बाकी सभी पहलू काफी अच्छे से डिजाइन किए गए थे।